students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the second part of the stroke. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रोक फर्स्ट पार्ट में हमने देखा स्ट्रोक के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि क्या स्ट्रोक होता है, डेफिनेशन क्या व्हाट इज द स्ट्रोक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या थे, क्या साइन और सिम्टम्स क्या थे, उनको हमने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ स्ट्रोक में हमने 3 टाइप के स्ट्रोक देखे थे। पहला आपका था स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक्स, दूसरा आपका था ट्रांसमिट इस्केमिक स्ट्रोक्स और दूसरा लास्ट इज़ द हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो आज मैं आपको आगे बढ़ते हैं। तो इस्केमिक स्ट्रोक हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन ट्रांसिट इस्केमिक अटैक यानी TIA डिस्कस नहीं किया था और हेमोरेजिक स्ट्रोक डिस्कस नहीं किया था। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक यानी कि TIA। ए ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक ऑफन कॉल्ड एज TIA या मिनी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं इसे, अकर्स व्हेन ए ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी कुछ समय के लिए अगर ब्लड फ्लो बाई चांस रुक जा रहा है ब्रेन में फ्लो होने के लिए, उस कंडीशन में जो आपको इस्केमिक अटैक आएगा उसको हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक या TIA के नाम से जानते हैं। ठीक है। सिम्टम्स विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ फुल स्ट्रोक, जो जैसे स्ट्रोक में आपके सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं वैसे के सिम्टम ऑब्जर्व होंगे, लेकिन आर टिपिकली टेम्परेरी एंड डिसअपियर आफ्टर फ्यू मिनट्स और हावर। लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे कुछ ही मिनट के अंदर जो डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ ही मिनट्स या कुछ ही घंटों में डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसी टाइप की जो अटैक है, इस टाइप का आपका जो इस्केमिक अटैक है या स्ट्रोक है, जिसको हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक या TIA के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इज़ द हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक हैपन्स व्हेन ए आर्टरी इन द ब्रेन ब्रेक ओपन्स एंड लीक ब्लड। यानी जो आर्टरी हमारे ब्रेन में जा रही है अगर वहाँ वो फूट जाए, वहाँ से ब्लड लीकेज होने लगे, उस कंडीशन से क्या होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक बनता है या इंड्यूस होता है। द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी क्रिएट एक्सेसिव प्रेशर इन द स्कल एंड स्वेल द ब्रेन एंड डैमेज द ब्रेन सेल्स एंड टिश्यू। अब जो ब्लड आपका आर्टरी से बाहर निकला हुआ है वो क्या करेगा, स्कल्स जो हमारी स्कल है और ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स है उनको स्वेलिंग कर देता है। स्वेलिंग करने के बाद की वजह से क्या होती है, जब वहाँ चारों तरफ ब्लड जो फैल जाएगा तो ब्लड की वजह से क्या होगी, स्कल में और ब्रेन में आपकी स्वेलिंग होने लगती है, और स्वेलिंग की वजह से क्या होती है, ब्रेन की सेल होती हैं वो डैमेज होने लगती है, ब्रेन के टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने लगती हैं। 2 टाइप्स ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक्स आर, एक होता है इंट्रासेरेब्रल एंड एक होता है सब आर्चिनॉइड। 2 टाइप का है। इंट्रासेरेब्रल मतलब जो स्ट्रोक होगा वो आपका ब्रेन के मिड में है, ब्रेन के मिड में, यानी कि ब्रेन के जो मिड में जो आपकी सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनका डैमेजिंग हो रही है, वहाँ पर कोई आर्टरी से ब्लड लीकेज हो गया या आर्टरी ब्रेकडाउन हो गई है, उस वजह से जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होगा उसको हम इंट्रासेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। नेक्स्ट आपका सब आर्चिनॉइड है। सब आर्चिनॉइड मतलब क्या है कि ब्रेन की जो कवरिंग लेयर है जिसमें हम आर्चिनॉइड स्पेस बोलते हैं, उस कवरिंग लेयर के आसपास जो आपका इंजरी हुई होगी या ब्लड वेसल डैमेज होगी उसको हम सब आर्चिनॉइड हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जैसे मैं इसको दिखा सकता हूँ इस चीज़ से, जैसे आपका मिड में अगर हो रहा है किसी आर्टरी के रप्चर होने की वजह से हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसे हम बोलेंगे आपका इंट्रासेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक। और अगर आपका ये जो ब्रेन है इसके सब आउटर पार्ट में, सब आर्चिनॉइड स्पेस के आसपास में अगर इंजरी, अगर वहाँ पर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो रही है जिससे ब्लड लीक हो रहा है और उसका जो अटैक पड़ रहा है हेमोरेजिक अटैक, उसको हम आर्चिनॉइडल हेमोरेजिक अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सब आर्चिनॉइडल। ठीक है। इन ऐसे एन इंट्रासेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। हैपन्स व्हेन द टिश्यू सराउंडिंग द ब्रेन फिल विद ब्लड आफ्टर एन कोरोनरी आर्टरी। यानी कि जो आपका जो टिश्यू आपके ब्रेन के बिल्कुल बीच में है, यानी कि जो ब्रेन के मिड वाला पार्ट जहाँ जिसके चारों तरफ टिश्यू हैं, उसमें क्या है कि ब्लड फिल हो जाता है, जो ब्लड लीकेज हुआ है आर्टरी से वो ब्लड भर जाएगा, जो उसी कारण जो स्ट्रोक डेवलप होगा उसे हम इंट्रासेरेब्रल स्ट्रोक कहेंगे। द सब आर्चिनॉइड स्ट्रोक हेमोरेजिक स्ट्रोक इज लेस कॉमन, जो कम होता है। इट इज़ कॉज ब्लीडिंग इन द एरिया बिटवीन द ब्रेन एंड टिश्यू दैट कवर इट। यानी कि जो कवरिंग लेयर होती है ब्रेन की उसके आसपास कहीं ब्लड का क्लॉट, ब्लड की आर्टरी डैमेज हुई है और ब्लड वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, उस वजह से कोई स्ट्रोक हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
सब आर्चिनाइड हेमरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है। द कॉज ऑफ स्ट्रोक डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, जो स्ट्रोक का कॉज है वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का स्ट्रोक है। 3 मेन टाइप के स्ट्रोक होते हैं। एक आपका होता है मैंने ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक या TIA है, दूसरा आपका होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, और थर्ड इज़ द हेमोरेजिक स्ट्रोक। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक की बात करें तो वो क्यों होता है, ब्लॉकेज और इन द कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज हो जाएगा, जो कि ब्रेन में ब्लड लेके आती है, उस कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। द ब्लॉकेज में बी ए ब्लड क्लॉट और इट में बी ए कॉज बाई एथेरोस्क्लेरोसिस। ब्लॉकेज जो आर्टरी के अंदर होगा, या तो कोई ब्लड का कोगुलेशन वहाँ फंस गया उस वजह से भी हो सकता है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि वहाँ पर फैट या लिपिड्स के प्लाग जो फॉर्म हो गए हैं उस वजह से भी हो सकता है। विद द कंडीशंस प्लाग और फैटी एसिड्स बुल्ड अप ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ये वही मतलब कि फैटी एसिड जो प्लाग होता है वो आपका ब्लड वेसल से जम जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। साथ में ए पीस ऑफ प्लाग कैन बी ए ब्रेक ऑफ ए लोड ऑन इन आर्टरी, यानी कि जो आपका प्लाग का फॉर्मेशन है वो क्या कर देता है, जो आपका आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जा रहा था वो आपका तोड़ देगा, या वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई रुक जाएगी। एंड ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ब्लड एंड कॉजिंग द इस्चेमिक स्ट्रोक। ब्लॉक होने की वजह से क्या है, इस्चेमिक स्ट्रोक जैसी कंडीशंस इंड्यूस हो जाती है। अगर TIA की बात करूँ, यानी ट्रांसिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक कॉज बाई टेम्परेरी ब्लॉकेज इन द आर्टरी दैट लीड्स टू द ब्रेन। जो ब्रेन में ब्लड लेके जा रही है उस आर्टरी में टेम्परेरी कोई ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से जो स्ट्रोक हो रहा है उसको हम TIA के नाम से जानते हैं। द ब्लॉकेज टिपिकली ए ब्लड क्लॉट स्टॉप ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये ब्लॉकेज कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉट आ गया, अचानक कोई आ गया, फंस गया और क्लॉट फिर निकल गया, उस वजह से हो सकता है, या और जिससे कि ब्लड आपका फ्लो कुछ ब्रेन के पार्ट में नहीं हो पाता है और ट्रांसिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक जैसी कंडीशन बन जाती है। ये टिपिकल ट्रांजिशन से लास्ट और फ्यू मिनट्स टू द फ्यू आवर्स। हो सकता है इसकी कंडीशन कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक बनी रहे। और देन द ब्लॉकेज रिमूव द ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड। जैसे जैसे ब्लॉकेज वहाँ से निकल जाता है वैसे वैसे ब्लड का फ्लो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसको कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिक ट्रांसमिट इस्चेमिक अटैक। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक हो रहा है, ऑन अदर हैंड इट इज़ कॉज बाई द ब्रस्ट और लीकेज द ब्लड वेसल। मैं आपको बताया था हेमोरेजिक स्ट्रोक है जो आपका ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी ब्लड लेके जा रही है उसमें कोई ब्रस्ट हो गई है या वहाँ से कोई लीकेज हो रहा है, उस वजह से हुआ। द ब्लड सीम इनटू और अराउंड द टिश्यू ऑफ द ब्रेन कॉजिंग ए प्रेशर और डैमेजिंग द ब्रेन सेल्स। और जो ब्लड आपका लीकेज हो रहा है वो ब्लड क्या पड़ेगा कि ब्रेन के टिश्यू के चारों तरफ फैल जाएगा, और ब्रेन के टिश्यू में चारों तरफ फैलने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड क्या होगा, डिफरेंट जो ब्रेन के टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। और प्रेशर उस ब्रेन की सेल पर पड़ रहा है, जिस वजह से क्या होती है, ब्रेन की सेल होती है वो डैमेज हो जाती है। यानी जो ब्लड आपका लॉस हुआ ड्यू टू द लीकेज ऑफ द आर्टरीज, ड्यू टू द डस्ट ऑफ द आर्टरीज, वो ब्लड क्या हो चाहता ब्रेन में जाके डिपोजिट हो गया। और ब्रेन में जब ब्लड डिपोजिट हुआ उसके वजह से क्या, ब्रेन की जो सेल्स हैं उन पर हायर प्रेशर जनरेट हो रहा है। हायर प्रेशर जनरेट होने की वजह से उनका प्रेशर जो पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से क्या होती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन की सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं और क्रिएट करता है स्ट्रोक जैसी कंडीशंस। देयर आर टू पॉसिबल कॉज ऑफ द हेमोरेजिक स्ट्रोक्स। 2 कारण हो सकते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक के। नंबर वाला क्या है, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ब्लड वेसल्स में कहीं से लीकेज हो जाए, तो ये वीकेड एंड ब्लड एक्सेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स कैन बी कॉज बाय द हाई ब्लड प्रेशर्स एंड कैन लीड टू द बर्स्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। एक एन्यूरिज्म मैंने आपको बताई थी, इन्फ्लामेशन या फिर वेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा कंडीशन बनती है। और जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस कंडीशन में जो होती है ब्लड वेसल्स होती है, एन्यूरिज्म वाली जो ब्लड वेसल्स होती है तो बर्स्ट हो जाती है और ब्लड लीकेज होना शुरू हो जाता है। लेस ऑफन ये कंडीशंस कॉल्ड एज आर्टरियोवेनस malformations which is an abnormal connection between your brain and artery can lead to the bleeding of the brains। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। ठीक है, और जो आर्टरी और आर्टरियोवेंट्रिकुलर मेलफॉर्मेशंस मतलब क्या है कि जो आर्टरी और वेन्स को जो जोड़ने वाला जो सेक्शन होता है वो कैपिलरी है, और कैपिलरी प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शंस
बिटवीन द वेन एंड आर्टरी, यानी एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द वेन एंड आर्टरी कब बनेगा, जब आपकी कैपिलरीज जो हैं वो प्रॉपर तरीके डेवलप ना हुई हो, या उनकी सरफेस या उनकी जो सरफेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हो, फंक्शन नहीं कर रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैपिलरी से भी क्या होता है कि ब्लड लीकेज होने लगता है। तो एब्नॉर्मल कनेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जो कैपिलरी जोड़ रही हैं वेन्स और आर्टरी को, कनेक्शन को, उन कैपिलरी में कोई डिफॉर्मेशंस हो गया है बाई द स्ट्रक्चर्स या डूइंग द डेवलपमेंट, तो उस वजह से क्या होता है, ब्लड का लीकेज होने लगता है, और जो कि ब्लीडिंग होने लगती है ब्रेन के अंदर, जो आल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक के लिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एनेरिज्म, और दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकती है कि आर्टरी वेंट्रुलर मैलफॉर्मेशन, यानी कि जो आर्टरी और वेन्स को जोड़ने वाला जो लिंकेज है उसमें डिफॉर्मेशन होने के कारण। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक, किस किस कंडीशन में रिस्क होती है स्ट्रोक बनने की। अनहेल्दी डाइट, अगर हम हेल्दी डाइट ना लें, जैसे कि इंक्रीज़ रिस्क योर स्ट्रोक, जैसे कि हम डाइट में साल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, ट्रांस फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा हमारी डाइट में हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है स्ट्रोक जैसी कंडीशन के लिए। इसके साथ में इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन आल्सो भी राइज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर हमारी बॉडी की फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल कम है, हम बहुत कम चलते फिरते हैं, या बहुत कम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड वेसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, साथ में वहाँ पे फैट या कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जो आल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन के लिए, जो बाद में स्ट्रोक जैसी कंडीशन को बनाने के काम करता है। स्ट्रोक कैन आल्सो भी इंक्रीज द ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, अगर एल्कोहल ज़रूरत से ज़्यादा पीछेंगे कोई अगर कंडीशन में ले रहा है तो उसके कारण फ्री रेडिकल्स का काउंट बढ़ता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, जो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, फ्री रेडिकल्स, और साथ में जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बन रहा है वो बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन बनाता है। इसलिए जो अल्कोहलिज्म पेशेंट हैं वो भी आपके जो कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल लेते हैं वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रोक के लिए। यूजिंग टोबैको इन एनी फॉर्म्स कैन आल्सो राइज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक सिंस इट कैन डैमेज योर ब्लड वेसल्स और हार्ट, एंड देयर इज ए फर्दर इंक्रीज बाय स्मोकिंग बिकॉज योर ब्लड प्रेशर राइज ऑन योर निकोटिन्स। अब ऐसा होता है टबैको चाहे हम स्मोकिंग के फॉर्म में लें चाहे हम च्युइंग के फॉर्म में लें, खाएँ ओरली खाएँ, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होता है टबैको जो निकोटीन इसके अंदर कंटेंट होता है उस निकोटीन की वजह से होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा कि शेयरिंग रेट आपके ब्लड वेसल से बढ़ जाती है, और शेयरिंग रेट ब्लड वेसल से बढ़ने के कारण क्या होती है कि ब्लड वेसल्स पे इंजरी या फिर टूट फूट हो जाती है, और टूट फूट होने पर वहीं पर आपका क्या होता है कोलेस्ट्रॉल्स का डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, जो बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन बनाएगा और लास्ट में वो स्ट्रोक को इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स भी हो गए, साथ में पैथोफिजियोलॉजी हो गई। तो ये कंप्लीट हुआ आपका स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इसमें आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछिएगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है ज़रूर उसके शेयर कीजिएगा। तो आज हमारे पास 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं न्यूरो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के, सॉरी न्यूरो डिसऑर्डर्स के, या फिर सीनियर डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था एपिलेप्सी, दूसरा हमने देखा पार्किंसोनिज्म, और थर्ड हमने देखा स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।